और हमारे इसी सत्र में विशिष्ट वक्ता श्रीमान जी पूनाराम जी गोदारा आरजीएस जुड़ चुके हैं। आप प्रारंभ से ही प्रतिभावान एवं मेधावी रहे हैं। आपने कई प्रतिष्ठित परीक्षाओं में चयनित हुए हैं। 2011 में आरजीएस हेतु आपका चयन हुआ और वर्तमान में आप प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड जयपुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून आपका प्रिय विषय है। ऐसे ही प्रतिभा संपन्न श्रीमान पूनाराम जी आरजीएस का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान पूनाराम जी। इस 2 दिवसीय वेबिनार में आज के इस सत्र में सम्मानित अतिथिगण को मेरा प्रणाम तथा इस कार्यक्रम में जुड़े सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है मैडम? ठीक है सर। जी सर आ रही है। आप सिग्नल की तो प्रॉब्लम है पर थोड़ा दिक्कत है। आप सिग्नल ठीक हुआ है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा श्री जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ के इस अल्प निमंत्रण पर मैंने मेरी तरफ से ये प्रयास किया है कि आप सबके सामने एक संक्षिप्त नोट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि और उसका जांबानी दर्शन के संबंध में आपसी समन्वय पर एक नोट आपके सामने रख सकूं। इसके लिए मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का तथा इस शोध पीठ का और शोध पीठ के निदेशक महोदय का बहुत बहुत आभारी हूं। आप और हम सब ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में ऐसा कोई निकाय नहीं है, जैसा कि हर देश के अपने संविधान में संसद जैसा कोई न कोई विधायी निकाय होता है जो उस देश के लिए कानून बना सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून ज्यादातर संधियों पर आधारित है। जिस संधि को जितने देश आपस में तैयार करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं और अपने विषयों में लागू करते हैं, वही संधि उन देशों के लिए कानून का महत्व रखती है। हर देश के संविधान में कहीं न कहीं यह प्रावधान अवश्य होता है कि वह देश अंतर्राष्ट्रीय संधियों को मानेगा और उस संधि के तहत अपने दायित्वों को स्वीकार करके ऐसे दायित्वों को लागू करने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों में यथावश्यक संशोधन करेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी यह नीति निर्देशक तत्व रखा गया है कि भारत जब भी अपनी कोई भी नीति निर्धारित करेगा या कोई कानून बनाएगा तो वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों को महत्व देगा, मान्यता देगा और उनको लागू करने का पूर्ण प्रयास करेगा। और जब भारत की संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत उत्पन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए जब कोई कानून बनाएगा या बनाएगी तो वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है और उस समय शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी हमारे आड़े नहीं आता है। ऐसा प्रावधान भी हमारे संविधान में ही शक्तियों के पृथक्करण विषय में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ में जब तक परिवहन और संचार के साधन सीमित थे तब तक पर्यावरण के प्रति चिंता कम थी, परंतु 1960 के बाद में जब अंतरिक्ष में 2 महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा की होड़ लग गई और शीत युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया, हथियारों की होड़ मच गई, न्यूक्लियर वेपन्स से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा, तब हमारे ध्रुवों के पास जो देश है नॉर्वे, स्वीडन, उन्होंने चिंता जाहिर की कि यहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को इस विषय पर अपने सम्मेलन आयोजित करने चाहिए और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय
विधि के सदस्य अर्थात प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व निर्धारित करना चाहिए। 1968 में स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में यह प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के ही पालना में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के तत्वावधान में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जो 5 जून 1972 से ही प्रारंभ हुआ था और 16 जून तक चला था। जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण एक इकाई अलग से बनाई गई UNEP, उसने इसको कंडक्ट किया और उसी में ही यह तय किया गया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय देश अपने अपने क्षेत्रों में पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे। उस सम्मेलन में 114 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और हमारे देश की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारा प्रतिनिधित्व किया था। चूंकि इन सभी सम्मेलनों में राजनेता भाग लेते हैं और बहुत बार ऐसे विषय भी राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं, उस समय भी जिन विषयों का पर्यावरण से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, उन विषयों पर तो प्रस्ताव पारित किए गए, परंतु पर्यावरण विषय पर कोई प्रभावी घोषणा तो नहीं की गई। परंतु ये जरूर कहा गया कि आगे भविष्य में हम समय समय पर मिलते रहेंगे और पर्यावरण के संबंध में प्रभावी संरक्षणात्मक उपाय करेंगे। और जो औद्योगिकृत और विकासशील देशों के मध्य विकास के बारे में जो साधन अपनाए जा रहे हैं, उन साधनों को पर्यावरण के मित्रवत बनाने का प्रयास करेंगे। मानव अधिकारों पर भी जोर दिया गया। उस समय की रंग भेद की नीति का विरोध किया गया, उपनिवेशीकरण का विरोध किया गया। इसके बाद अलग अलग देशों ने अपने अपने देशों में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अलग अलग कानून बनाए। हमने भी 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया, जिसमें अलग अलग वन्य जीवों की अलग अलग अनुसूचियां बनाई गई है और उनको संरक्षण दिया गया। उन वन्य जीवों का शिकार करना दंडनीय अपराध बनाया गया है। यानी हर कानून के पीछे कोई न कोई हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दायित्व होता है, या हमारा कोई तत्कालीन समस्या को दूर करने का इरादा रहता है, तभी कोई कानून अमल में आता है। 1974 में हमने जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर पॉल्यूशन एक्ट बनाया, जिसमें पूरा मैकेनिज्म बनाया और तत्पश्चात नदियों को साफ सुथरा करने का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया गया। परंतु 15-20 वर्षों में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों ने यह महसूस किया कि अभी तक इन विषयों पर प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है और हथियारों की होड़ वैसे ही चल रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियां प्रत्येक विकसित और विकासशील राष्ट्रों में भी सतत जारी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यानी हम जितने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग उपभोग करें, उससे अधिक यदि प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्निर्माण या पुनर्भरण नहीं हो सकता है, तो वो विकास सस्टेन ही नहीं कर सकता। उस विकास के आधार पर हमारी भावी पीढ़ियां जिंदा नहीं रह सकती है। तो इस पर अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मौसम संगठन और UNEP के तत्वावधान में एक स्वतंत्र पैनल बनाया, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। 1988 में IPCC बनाया, जो एक्सपर्ट्स की मदद लेकर के और असेसमेंट करता है पर्यावरणीय मुद्दों का। परंतु चूंकि ये केवल एक रिकमेंडेशन होती है, केवल वैज्ञानिकों की रिपोर्ट होती है जो प्रभावी नहीं होती, तो फिर ये सुझाव आया कि हमें ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जहां IPCC की रिपोर्ट्स को डिस्कस कर सकें, जहां राष्ट्रों का दायित्व निर्धारित कर सकें। तो हमने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में पहली बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया, जिसको फर्स्ट अर्थ समिट भी कहते हैं। उस सम्मेलन में यह प्रयास किया गया कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए। जो जीवाश्म ईंधन है, यानी जो हमारा प्राकृतिक ईंधन का स्रोत है, LPG वगैरह, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन पर
विकास का भार कम दे करके और हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, ग्रीन एनर्जी पर काम करना पड़ेगा। परंतु इसमें भी विकसित और विकासशील देशों के मध्य कई मुद्दों पर टकराव रहा। विकसित देश किसी भी सूरत में अपने विकास को कम नहीं करना चाहते थे, वे अपने उत्पादन के तरीके को प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे, जबकि विकासशील देशों की मांग ये थी कि विकसित देशों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक किया है, इसलिए विकसित देशों को आगे आकर अपनी जिम्मेदारी भी अधिक लेनी चाहिए ताकि इस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन कम हो। और विकासशील देशों की मदद भी करनी चाहिए, उत्पादन की प्रक्रिया विकासशील देशों के साथ साझा करनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण प्रदूषण कम होते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है उनको ट्रांसफर की जाए। इन मुद्दों पर उस समय तो कोई सहमति नहीं बनी, मगर उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण और हम यूं कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में पर्यावरण को बचाने में निर्णायक समझौता हुआ। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसमें यह तय किया कि हम 5 साल बाद फिर मिलेंगे और क्लाइमेट चेंज जिन कारणों से होता है उन पर डिस्कशन करेंगे और प्रत्येक देशों का अपना अपना दायित्व निर्धारित करेंगे। 1992 में हमने जैव विविधता पर भी समझौता किया और अंत में यह तय किया कि जो आदिवासी लोग हैं उनकी भूमियों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे, यानी हम उनके जल और जंगल पर जो उनके प्राकृतिक अधिकार है उनको मान्यताएं देंगे। परंतु आज भी हमने उनको ये मान्यताएं नहीं दी है। 1992 के 5 साल बाद हमने क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया। क्योटो प्रोटोकॉल का भारत 2002 में मेंबर बना। बहुत से विकसित और विकासशील देश उनके समय समय पर सदस्य बने और अपने अपने दायित्व निर्धारित किए। भारत की सुप्रीम कोर्ट और संसद ने भी समय समय पर पर्यावरणीय दायित्वों को पूरा करने के लिए कई कानून बनाए, कई व्यवस्थाएं दी, जिनमें हम देखते हैं कि वाहनों के संबंध में हमने कई यूरो मॉडल को अपनाते हुए आज एकदम एनवायरनमेंट फ्रेंडली मॉडल तक आ गए हैं। हम पुराने वाहनों को नहीं चलने दे रहे हैं। नदियों को क्लीन करने के मैकेनिज्म हमने यहाँ डेवलप किए हैं, अलग से मिनिस्ट्रीज एस्टेब्लिश की है। जो इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रदूषण कर रही थी उन इंडस्ट्रीज को हमने शहरों के बाहर अलग जगह पर स्थापित किए, उनके ड्रेनेज सिस्टम को सही किया। जिनकी चिमनी से ज्यादा धुएं निकल रहे थे उनके ऊपर लिमिटेशन तय कर दी। सभी देश अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। 2002 में जोहान्सबर्ग में अर्थ समिट सेकंड हुआ। 2012 में हम रियो में फिर मिले, परंतु चूंकि हमने 1992 के रियो सम्मेलन में ही पर्यावरण को बचाने के लिए इतने ऊंचे मानक तय कर दिए थे कि आने वाले कई सालों में हम उन मानकों को पूरा इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी जो विध्वंसात्मक विकास की रणनीति है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते थे, उसके प्रति हम लगाव को कम करके और दूसरे जो विकल्पात्मक सोर्सेज थे उनको हम लागू नहीं कर सके। परंतु फिर भी सभी देश अपने अपने क्षेत्रों में ये कार्य कर रहे हैं और पर्यावरण के प्रति चेतना पूरे विश्व में आई है। 2012 में पर्यावरण पर जो थर्ड अर्थ समिट हुआ रियो सेकंड, उसके बाद हमने 2015 तक आते आते पेरिस सम्मेलन के माध्यम से क्योटो प्रोटोकॉल को पूरा रिप्लेस कर दिया। और अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो गैसों के उत्सर्जन की सीमा और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के बारे में जितने भी सिद्धांत हमने दिए थे उन सिद्धांतों को लागू करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। अमेरिका इसकी सदस्यता से हट गया है, जबकि विकसित देशों को इस पर अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अर्थ समिट में ही हमने सबसे पहले एनजीओज को शामिल किया कि राजनेताओं को और नीति निर्माताओं को पर्यावरण के बारे में ग्रास रूट लेवल पर ज्यादा रिसर्च उपलब्ध उनके पास नहीं होने के कारण ज्यादा वो सकारात्मक और निर्माणात्मक भूमिका अदा नहीं कर सकते, इसलिए हमने एनजीओज को भी उसमें शामिल किया। एनजीओज ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। एनजीओज की ही रिपोर्टें आईपीसीसी तक जाती है। आईपीसीसी कई एनजीओज के माध्यम से कोलैबोरेशन कर रही है। आज जब हम गुरु जाम्बो जी के दर्शन को देखते हैं तो गुरु जाम्बो जी ने 500 साल पहले 600 साल पहले पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमें जो चेतना के रूप में जितने शब्द दिए, आज हमें यूं लगता है कि वे कितने भविष्य दृष्टा थे और उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे शब्द न चुनकर अलग तरीके से उस समय के देसी रिवाज को देखते हुए एक धारणा, एक जीवन मूल्य हमें दिए
कि हमें इस तरीके से अपना जीवन जीना है ताकि आने वाली भावी पीढ़ियां भी अपने विकास को गति दे सके, विकास को जारी रख सके और ये विकास पर्यावरण के मित्रवत भी हो। बिश्नोई समाज के पास एक धरोहर है, क्योंकि हर कोई हर सुधार में, हर निर्माणात्मक अवसर पे यही पूछता है कि आपने अब तक क्या किया है। हमारे पास बलिदानों का एक सतत और निरंतर लंबा इतिहास रहा है। हम इस लीगेसी के आधार पर पूरे विश्व में श्री गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ के माध्यम से हमारे इन जांबानी दर्शन को, जांबानी मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रख सकते हैं। इसके लिए मैं ये कार्य शोध पीठ को सौंपता हूँ। शोध पीठ से निवेदन करता हूं कि वो इस कार्य को अपने हाथ में ले कि किस प्रकार एनजीओ आईपीसीसी के साथ और यूएनएफसीसी के साथ कार्य करते हैं और यहाँ आसपास कौन सा एनजीओ उनके साथ कोलैबोरेशन में जुड़ा है, उन एनजीओ को भी अपने साथ जोड़े और हमारा जो लिटरेचर अब तक अनुवादित नहीं हुआ है उस साहित्य को अनुदित करवाए विशेषज्ञों से, उसको आगे आने वाले सम्मेलनों में मुख्य पटल पर रखे, जांबानी दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिलावे और आगे आने वाले समय में जब भी पर्यावरण पर कोई सम्मेलन हो उस समय हमारे साहित्य को, हमारे समाज को, इस शोध पीठ को और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को भी वहां अग्रणी स्थान प्राप्त हो। इसी आशा के साथ मैं इस शोध पीठ और शोध पीठ द्वारा किए जाने वाले कार्यों के और इससे जुड़े हुए समस्त प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, हो गया। बहुत बहुत आभार पूनाराम जी का, जिन्होंने इतना सुंदर प्रतिवेदन हमारे सामने कानूनों के विषय में बताया कि पेड़ों और प्राणियों की पुकार हमारे भी है अधिकार, पर हम अबोल कौन उठाए हमारे लिए आवाज, क्योंकि पेड़ स्वयं अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता है, ये सब कृत्य हमें ही करने हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें महत्वपूर्ण वन्य जीवों और पर्यावरण से संबंधित कानूनों से अवगत करवाया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।